हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में ऊष्मा रसायन के नियम के बारे में बताऊंगा। लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ऊष्मा रसायन के नियम, ठीक है। ऊष्मा रसायन के दो नियम हैं जो कि ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है, राइट। लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री दो प्रकार का होता है और ये हीट ऑफ कंजर्वेशन पर आधारित होता है। पहला जो नियम है इसको बोलते हैं लावाज़िए तथा लाप्लास नियम। लावाज़िए व लाप्लास, ये वैज्ञानिक के नाम है। लावाज़िए व लाप्लास नियम। इसको अगर हम आपको इंग्लिश में लिखें तो स्पेलिंग नोट कर लें। LAVO, लेवोज़ियर, लेवोज़ियर एंड लैप्लास। इसके अनुसार किसी यौगिक का अपने तत्वों से बनने में मुक्त हुई ऊष्मा की मात्रा उसे अपने तत्वों में अपघटित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है। ठीक ना। अपने तत्वों से बनने में मुक्त हुई ऊष्मा और उससे अपने तत्वों में अपघटित होने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यक होती है वो दोनों ही बराबर होते हैं। अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यौगिक की संवहन ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, यौगिक की संवहन ऊष्मा, दिस इज इक्वल टू उसके तत्वों में अपघटन ऊष्मा। उसके तत्वों में अपघटन ऊष्मा। केवल चिन्ह विपरीत हो सकता है, एक प्लस या दूसरा निगेटिव हो सकता है, लेकिन वैल्यूज दोनों के ही बराबर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम H2 प्लस हाफ O2, ये भी गैस है, आपका ये भी गैस है। इससे क्या बना आपका H2O लिक्विड। और यहाँ पे जो ऊष्मा मुक्त होती है डेल H, इसका मान है -285.85 किलो जूल। अगर हम इसी रिएक्शन को उलट दें, अर्थात H2O लिक्विड से ये अपने तत्वों में हो जाएगा वापस, क्या बना आपका H2 प्लस हाफ O2। तो इस स्थिति में भी जो डेल H का मान है वो 285.85 किलो जूल ही होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस में। ठीक है, तो हमने बताया था कि केवल चिन्ह विपरीत हो सकता है लेकिन वैल्यू बराबर होती है। व्यापक रूप से हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी अभिक्रिया को एक दिशा में करने से हुई ऊष्मा परिवर्तन की मात्रा का संख्यात्मक मान उसी अभिक्रिया को विपरीत दिशा में करने में हुई ऊष्मा परिवर्तन की मात्रा के संख्यात्मक मान के समान होता है, किंतु चिन्ह विपरीत होता है। सॉरी।
यह उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुरूप है। ठीक है। दूसरा जो उष्मा रसायन का नियम है उसको बोलते हैं हेस का स्थिर उष्मा संकलन नियम। सेकंड है हमारा, ये भी वैज्ञानिक का नाम है हेस। हेस का उष्मा संकलन नियम। यहाँ पे थोड़ा और जोड़ लें, स्थिर उष्मा संकलन नियम। हेस का स्थिर उष्मा संकलन नियम, जिसको कि हम बोलेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, यह जो नियम है उष्मा रसायन का एक महत्वपूर्ण नियम है। और इसके अनुसार यदि किसी रासायनिक प्रक्रम को दो या दो से अधिक विधियों द्वारा या पथों द्वारा संपन्न कराया जाए, तब प्रत्येक पद में या विधि में कुल उष्मा परिवर्तन समान होता है। ठीक है, अर्थात उष्मा परिवर्तन की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, उस पथ पर नहीं जिससे प्रक्रम गुजरता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, यदि किसी प्रक्रम में तंत्र अवस्था ए से अवस्था बी में परिवर्तित होती है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर एक, कि कोई भी तंत्र अवस्था ए से अवस्था बी तक जाना है। ठीक है। और यह माना कि यह दो पथों से संपन्न होता है। ठीक है, किस प्रकार से देखें हम, ये लिख लिया हमने ए और ये लिख लिया हमने यहाँ पर बी। अब ए से बी तक पहुँचना है तो हमने ये माना कि ये दो पथों से परिवर्तित होता है। एक तो यदि हम डायरेक्ट चल जाए ए टू बी। ठीक है। और एक हम ए से पहले सी पर जाएं, सी से फिर हम जाएं डी पर, एंड देन डी से हम जाते हैं बी पर। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक अवस्था। ये हमारी जो ए है प्रारंभिक अवस्था है, और जो बी हमारा वह है हमारा अंतिम अवस्था। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये मान के चलते हैं कि ए से बी तक जब डायरेक्ट जाता है तो जो उष्मा परिवर्तन है वह है डेल एच, ये मान लेते हैं हम। और इस प्रक्रिया में हम ये मानते हैं कि ए से सी तक जाता है तो ये है हमारा डेल H1, सी से डी तक जाने में मान लिया कि ये डेल H2, और डी से बी तक जाने में माना कि ये हमारा है डेल H3। राइट। तो यहाँ पर प्रथम पथ में या प्रथम विधि में तंत्र अवस्था ए से सीधी अवस्था बी में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात यह एक पदीय अभिक्रिया है। ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, हम ए से डायरेक्ट बी में जा रहे हैं तो एक पद में हो गया, जैसे ये ए टू बी। और इस प्रक्रम में जो उष्मा मुक्त होती है वो है डेल एच। तो यहाँ पर जो उष्मा मुक्त हो रही है वो क्या है, हमारा डेल एच। ठीक है। सॉरी। सेकेंड विधि, द्वितीय विधि में ये हमारा पहला हो गया। सेकेंड विधि या सेकेंड पथ में तंत्र अवस्था ए से बी अवस्था तक पहुंचने के लिए 3 पदों में संपन्न हो रही है। एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद हमारा ये हो गया। ठीक है, 3 पदों में ए से सी से डी से फिर बी तक पहुंचते हैं। ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, तंत्र ए से सी तक जा रहा है,
फिर C से D तक जा रहा है, फिर D से B तक आ रहा है। यहाँ पर अब मुक्त ऊष्मा कितनी है? H1। यहाँ मुक्त ऊष्मा है हमारे पास H2, और यहाँ जो मुक्त ऊष्मा है वो हमारा है H3। तो हेस के नियम के अनुसार हेस ने जो बोला था कि यदि किसी रासायनिक प्रक्रिया को 2 या 2 से अधिक पथों द्वारा संपन्न कराया जाता है तो प्रत्येक पथ में कुल ऊष्मा परिवर्तन समान होता है। तो इससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि प्रथम पद में हुई ऊष्मा में परिवर्तन द्वितीय पद में हुई ऊष्मा परिवर्तन के बराबर होगा, अर्थात डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3। तो हेस के नियमानुसार हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि तंत्र ए से बी तक पहुंचाया जाए, कैसे भी पहुंचे, एक पद से पहुंचे या 2 पद से या 3 पद से पहुंचे, दोनों ही प्रकार के प्रक्रियाओं में जो भी ऊष्मा परिवर्तन हुआ है वो समान होता है। अब नियम की वैधता क्या है? हेस का नियम प्रथम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि ठीक है, हेस का जो नियम है किस पे इसका पालन करता है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्यों? फर्स्ट, माना कि दोनों विधियों में ऊष्मा परिवर्तन समान नहीं है। अगर हम ये मान लें कि इन दोनों ही विधियों में ऊष्मा का परिवर्तन समान नहीं है, अर्थात क्या हो सकता है? या तो डेल H इससे बड़ा होगा या इन तीनों का योग इससे बड़ा होगा, यही हो सकता है अगर समान नहीं है तो। ठीक है, तो हम ये मान लिखते हैं कि डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 ये डेल H से बड़ा है या ज़्यादा है। यदि अभिक्रिया A से B ऊष्माक्षेपी है तब A को 3 पदों द्वारा B में परिवर्तित करें, तब डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 ऊष्मा मुक्त होगी। ठीक है, अगर हमारा जो ये विक्रिया है जिसके अंदर हम अवस्था A से अवस्था B तक पहुंच रहे हैं, अगर यह विक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो इसका मतलब इतनी ऊष्मा मुक्त होगी 3 पदों में अगर हम पहुंच रहे हैं तो। अब अवस्था B को एक पद द्वारा A में परिवर्तित करें, अवस्था B को हम एक पद के द्वारा A में परिवर्तित करें, तब डेल H ऊष्मा अवशोषित होगी। भाई A से B तक पहुंचने में अगर ये ऊष्मा मुक्त हो रही है, इसका मतलब B से हम डायरेक्ट एक पद में एक अवस्था पाते हैं तो डेल H ऊष्मा ही अवशोषित होगी। अर्थात पूरे चक्र में क्या होगा? डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 माइनस डेल H ऊष्मा प्राप्त होगी। ये क्या है? अवशोषित ऊष्मा, ये मुक्त ऊष्मा। इस प्रकार चक्रों की पुनरावृत्ति से असीमित ऊष्मा प्राप्त होगी, जो कि ऊर्जा संरक्षण नियम के विरुद्ध है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 डेल H के बराबर होना चाहिए। इससे हेस नियम की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। राइट, अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या हो रहा है? ऊष्मा मुक्त हो रही है, और इस प्रक्रिया अगर बार बार दोहराते रहें, पुनरावृत्ति करते रहें तो असीमित ऊष्मा का भंडार प्राप्त होगा, जो कि ऊर्जा संरक्षण नियम के विरुद्ध है। इसी प्रकार से हेस के नियमानुसार अभिक्रिया ऊष्मा तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है। जैसा कि पहले बताया था मैंने, जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, अभिक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा डेल E, स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा को किससे देते हैं हम? डेल E से। तथा स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा को हम लिखते हैं डेल H। और ये दोनों ही अवस्था फलन है तथा अभिक्रिया पथ पर निर्भर नहीं करती है। एक
एग्जाम्पल देख लें हम। फर्स्ट मेथड NH3 गैस, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर लिखते हैं अमोनिया गैस, ठीक है। और इसकी क्रिया करवाएं हम HCl गैस से। क्या मिलेगा हमको? NH4Cl। ये क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसके अंदर जो ऊष्मा मुक्त होगी वो है डेल H इज इक्वल टू -176 किलो जूल, लगभग वैल्यू ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। और जब हम NH4Cl सॉलिड इसकी हम क्रिया करवाएं एक्वस जलीय से, तब क्या बना आपका? NH4Cl एक्वस जलीय विलयन बन गया ये। और इसमें जो ऊष्मा मुक्त हो रही है डेल H, उसका मान है +16.3, ठीक है। यदि हम समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ते हैं, क्या करते हैं? इन दोनों को हम प्लस करते हैं। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, तो हमें क्या प्राप्त होगा? NH3 गैस प्लस HCl गैस प्लस एक्वस, और इससे बनेगा आपका NH4Cl एक्वस। और यहाँ पे जो डेल H का वैल्यू होगा वो हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा? -159.8 किलो जूल, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारा है फर्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं सेकेंड विधि से, या सेकेंड पथ में क्या होता है। सेकेंड पथ में क्या है? अमोनिया जो है वो पहले जल से विलयन बनाते हैं उसका एक्वस सॉल्यूशन, तो ये आपका बन गया NH3 एक्वस, ठीक है। यहाँ पे क्या था? हम डायरेक्ट NH3 और HCl करा था हमने फर्स्ट मेथड में, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि NH3 को पहले जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। इसी प्रकार HCl गैस को भी हमने पहले जल से अभिक्रिया करवाई, तो ये बन गया आपका HCl एक्वस, ठीक है। और थर्ड स्टेप में ये जो हमें बने हैं NH3 एक्वस प्लस HCl एक्वस प्लस एक्वस, इससे क्या बना आपका? NH4Cl एक्वस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऊष्मा मुक्त हुई है कितना कितना है। राइट। तो फर्स्ट जो हमारा पद है इसका सेकेंड मेथड का, उसमें है -35.1 किलो जूल। जब हम HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तब इसके अंदर जो ऊष्मा मुक्त होती है वह है 72.9 किलो जूल, ठीक है। और थर्ड स्टेप, जब हम NH3 जलीय विलयन और HCl का जलीय विलयन को जल में घोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ऊष्मा मुक्त हुई है वह है हमारा 51.5 किलो जूल, ठीक है ना। और जब हम इन तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तब
इक्वेशन क्या बनेगा आपका, NH3 एक्वस प्लस HCl, सॉरी NH3 एक्वस नहीं होगा यहाँ पे, NH3 गैस होगा, NH3 गैस प्लस HCl गैस प्लस एक्वस, इससे बना आपका NH4Cl एक्वस, और जो डेल H मुक्त हुई इन तीनों का योग हो जाएगा -159.5 किलो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3, ये हो गया 4, हो गया 5, ये हो गया आपका 6। 1 2 सॉरी 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 7, इन दिनों को अगर हम देखें तो स्पष्ट है कि दोनों विधियों से मुक्त ऊष्मा लगभग बराबर है। थोड़ा जो भी अंतर है वो प्रायोगिक त्रुटियों के कारण मान सकते हैं। तो छात्रों, हमने देखा कि हेस का जो नियम है वो किस प्रकार से प्रमाणित होती है, हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार या ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, हेस नियम की प्रमाणिकता सिद्ध कर दी थी, और आपको रासायनिक समीकरण के द्वारा भी बता दिया कि दो विधियों से अगर हम किसी रासायनिक समीकरण को करवाते हैं तो दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं में जो भी ऊष्मा मुक्त हुई है या परिवर्तन हुआ है वो समान होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।